हेलो एवरीवन, एग्जाम पास करे द्वारा संचालित ज्योग्राफी की इस स्पेशल बैच में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है निहारिका और आकाश गंगा। एक हमारा सबसे पहले हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था ब्रह्मांड यानी कॉस्मोस। ये उसी के अंदर एक अलग से टॉपिक है निहारिका और आकाश गंगा। तो इस टॉपिक को हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपका कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए तक का एग्जाम जिसमें ज्योग्राफी पूछी जाती है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में बन सकते हैं वो इस क्लास को देखने के बाद आपके सारे के सारे आप उन्हें अच्छे से इसी भी एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि हम इस क्लास में इसमें जितने भी जो कंसेप्ट बनते हैं वो सारे पढ़ेंगे। प्लस में इनसे आपके एग्जाम में जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं वो हम पढ़ेंगे। प्लस में आपके एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपकी बुक में नहीं होते, उन क्वेश्चन को करने के लिए आपको उस टॉपिक के कंसेप्ट आना बहुत ज़रूरी है। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं निहारिका। आपने ये नाम पहले सुना होगा काफ़ी जगह पर, काफ़ी बुक्स के अंदर। आज हम इसका अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। ये जो निहारिका शब्द है ना, ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है। निहार, क्या नाम है? निहार, जो कि कौन सी भाषा का है? संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है क्या? कोहरा। कोहरा आप सभी जानते हो ना, धुंध। जब सर्दी का टाइम आता है, जब हम ट्रेवलिंग करते हैं बाइक पर या बस पर, तो हमारे कुछ गैप के बाद, कुछ जैसे कि 100 मीटर या 50 मीटर के बाद हमें क्लियर नजर नहीं आता, एक धुंध सी उसके ऊपर छा जाती है, उसे बोलते हैं कोहरा। तो यानी कि निहार जो शब्द है संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है कोहरा। तो ये इससे मिलकर बना है। दूसरा, निहारिका को लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं? नेबुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेबुला। यानी कि इंग्लिश भाषा में निहारिका को नेबुला बोलते हैं, जो कि लैटिन भाषा का एक शब्द है। तो आई होप कि आपको ये दो चीजें यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। तीसरा, पहले आपको मैं इसकी डेफिनेशन करवाऊंगा कि निहारिका क्या होती है। आपको वैसे वैसे आपको नोट्स बनाने हैं ताकि इस टॉपिक को आपको आज के बाद किसी और बुक से या किसी क्लास से ना पढ़ना पड़े। तो जैसा आपको मैं लिखवाऊंगा वैसा आपको लिखना है और उसके बाद आपको चीजें मैं समझाऊंगा एक एक कर। देखिए, जो निहारिका है ये क्या है? एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है। क्या है? ब्रह्मांडीय नर्सरी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में ब्रह्मांड क्या होता है, जिसे इंग्लिश भाषा में कॉस्मोस या यूनिवर्स के नाम से हम जानते हैं। अब देखिए, अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं हूं, आप हैं, ये हमारी पूरी पृथ्वी है, हमारे ऊपर चांद है जो हमारा प्राकृतिक उपग्रह है, सैटेलाइट है, हमारा पूरा सोलर सिस्टम है, आकाश है, आसमान है, गैलेक्सी है, और ये सारे जितनी ऊर्जा हमारे इस ब्रह्मांड में फैली हुई है उन सारे को जब कंबाइन करते हैं उसे ब्रह्मांड बोलते हैं। यानी आज आपके सामने आपको जो भी नजर आता है वो ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के बारे में मैंने एक अच्छे से वीडियो बनाई हुई है, आपको यहाँ पर साइड में इसका लिंक मिल जाएगा कि ब्रह्मांड एक्चुअल में कैसे बना था, वो आप जरूर देखिए ताकि ब्रह्मांड के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुके। हम बात करें निहारिका का, एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है। नर्सरी का मतलब क्या होता है? हम नर्सरी में जाते हैं ना, छोटे छोटे पौधे लेने जाते हैं, यानी वहाँ पर हम नए पौधों का जन्म होता है और बाद में वही पौधे हम वहाँ से लाकर अपने खेत में, अपने गार्डन में या कहीं पर भी उसे लगा देते हैं और बाद में वो बड़े हो जाते हैं। यानी कि निहारिका एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है। नर्सरी है तो यहाँ पर कुछ न कुछ किसी चीज़ का जन्म होगा। तो किसका जन्म होगा? नए तारों का जन्म होगा, नए तारों का जन्म। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नए तारों का जन्म कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होता है? निहारिका में होता है, नेबुला में, जिसे ब्रह्मांडीय नर्सरी के नाम से हम जानते हैं। तीसरा पॉइंट, ये जो निहारिका है, नेबुला, ये किस किस चीज से मिलकर बनी होती है? तो ये किससे मिलकर बनी होती है? तो ये धूल प्लस गैस के बादल से मिलकर बनी होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अपने एग्जाम से आपसे पूछ ले कि धूल और गैस के बादल से
जो एक स्ट्रक्चर बनता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे जानते हैं हम निहारिका के नाम से या नेबुला के नाम से। नए तारों का जन्म होता है तो तारे एक्चुअल में क्या होते हैं, तारों का जन्म कैसे होता है, तारों के कितने टाइप होते हैं, तारों का हमारी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है और तारों का अंत कैसे होता है, तो इसके लिए मैं आपको एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो आपको मैं बताऊंगा, समझाऊंगा उसमें, वो आगे आने वाले टाइम में आपके लिए मैं अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पर सिर्फ हम बात कर रहे हैं निहारिका पर। हमारा पूरा फोकस निहारिका पर होना चाहिए, ना कि यहाँ पर। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि निहारिका एक संस्कृत भाषा का शब्द है, निहार यानी कोहरा, जिसे इंग्लिश भाषा में नेबुला के नाम से जानते हैं। ये एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहाँ पर नए तारों का जन्म होता है और इसमें धूल और गैस के बादल होते हैं। अब एक बात और बताता हूँ कि आज से कुछ साल पहले से बात है, बहुत पुरानी, कुछ ऐसे लोग थे जो ये मानते थे कि जो निहारिका और आकाशगंगा ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों एक ही शब्द का पर्यायवाची नाम है, यानी निहारिका और आकाशगंगा एक ही होती है। क्या ऐसा वास्तव में है आज के समय में? तो आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, ठीक है। क्या हुआ था आज से काफी साल पहले, बात करते हैं 140 ईसा पूर्व की। कब? 140 ईस्वी में एक मिस्र का एक खगोल शास्त्री था जिसका नाम था क्लॉडियस टोल्मी। जो नाम आपको मैं लिखवा रहा हूं वो सारे के सारे नाम इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। क्लॉडियस टोल्मी नाम का एक व्यक्ति था, उसने एक कंसेप्ट लेकर आया था। उस कंसेप्ट का नाम क्या था कि जियोसेंट्रिक कंसेप्ट। इस व्यक्ति ने यह बोला कि जियो मतलब हमारी अर्थ, सेंटर मतलब सेंटर, यानी ये हमारी जो अर्थ है ये सेंटर में है और ये जो सन है ये इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, यानी हमारी अर्थ वहीं पर रुकी हुई है, लेकिन ये जो सन है, जो सोलर सिस्टम है, ये इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। क्या आज के समय में ये बातें बिल्कुल सच है? नहीं ना। आज हमें अच्छे से पता है कि हमारी जो अर्थ है, ठीक है, वो एक सोलर सिस्टम का पार्ट है और सूरज के चारों ओर हम चक्कर लगाते हैं। लेकिन ये पहले एक विचारधारा थी जो किसी व्यक्ति ने लोगों के सामने प्रस्तुत की। बाद में जाकर 1543 ईस्वी में एक व्यक्ति और आता है जिसका नाम था कोपरनिक्स। क्या नाम था? कोपरनिक्स। ये भी एक कंसेप्ट लेकर आता है। उस कंसेप्ट का नाम क्या था? हेलियोसेंट्रिक। क्या नाम था? हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट या अवधारणा। उसने ये बोला कि जो सूरज है ना वो तो सेंटर में है और हमारी जो अर्थ है या जो बाकी जो प्लेनेट है वो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। और आज हमें अच्छे से पता है कि ये कंसेप्ट बिल्कुल सही है कि हमारा सूरज बीच में है और अर्थ इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो इस बात से मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि देखिए, लोगों की विचारधारा है, लोगों की सोच है जो समय के अनुसार बदलती रहती है। पहले लोग कुछ सोचते थे, ठीक है, बाद में आज के समय में लोग कुछ और ही सोचते हैं। तो ठीक वैसे ही ये निहारिका और आकाशगंगा को लेकर लोग पहले कुछ और सोचते थे और आज कुछ और सोचते हैं। पहले वो ये मानते थे कि दोनों एक ही चीज है, पर आज के समय में जो रिसर्चर है उन्होंने इस पर रिसर्च की और उन्होंने अपना जो व्यू है वो हमारे सामने रखा। तो ये बोलते कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। कैसे? एग्जाम्पल देता हूं। उन्होंने इसके लिए फिक्स 2 शब्द हमारे सामने रखे हैं कि जो निहारिका होती है ना वो किसी न किसी चीज की भ्रूण अवस्था होती है। क्या होती है? भ्रूण अवस्था होती है। और आकाशगंगा उसकी विकसित अवस्था होती है। विकसित अवस्था होती है। सपोज कीजिए आज आपके सामने मैं खड़ा हूं या आप अभी पढ़ रहे हो, तो क्या जब हमारा जन्म हुआ था तो क्या हम जन्म हमारा जिस टाइम हुआ, जिस पल हुआ, क्या हमने जन्म लेते ही बोलना स्टार्ट कर दिया था?
हमने खाना खाना शुरू कर दिया था या हमने दौड़ना शुरू कर दिया था? क्या ऐसा हुआ था? मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ। कोई अगर किसी के साथ हुआ होगा तो वो कुछ अलग ही इंसान होगा। यानी कि जब हमारा जन्म होने से पहले, जब हम गर्भ में थे, अपनी माँ के पेट में थे, तो उस टाइम हम भ्रूणावस्था में थे, यानी उस समय हम विकसित नहीं थे। लेकिन जब हमारा जन्म होता है, जन्म होने के बाद कुछ साल बीतने के बाद हम आज के समय में विकसित अवस्था में हैं। आज हम दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, बोल सकते हैं और जो मन करे वो कर सकते हैं। यानी आकाश गंगा जो है ये एक विकसित अवस्था है निहारिका की। यानी ऐसा मानिए कि निहारिका आकाश गंगा का एक बचपन है और आकाश गंगा उसकी एक प्रौढ़ अवस्था या विकसित अवस्था है। यानी यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि निहारिका और आकाश गंगा एक चीज नहीं है। हाँ, ये दोनों एक ही किसी न किसी चीज की अलग अलग अवस्था है। ठीक है, तो ये भी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ये जो चीजें हैं क्लॉडियस टोल्मी वाली, ये जो आपको मैंने 2 चीजें करवाई है, इसको लेकर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई है कि लोग पहले ब्रह्मांड के बारे में क्या सोचते थे और आज उनकी सोच कहाँ पर आकर रुक गई है या उस पर काम चल रहा है। तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या ऊपर मिल जाएगा, आप उसे जरूर देखिए। उससे भी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। तीसरा जो पॉइंट आता है निहारिका के बारे में वो ये आता है कि एक्चुअल में निहारिका का निर्माण कैसे होता है, कोई चीज कैसे बनती है। ठीक है, अगर आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है, कुछ भी लाइफ में करना है, तो आपको आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, उस चीज को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। उसके लिए हम 2 बातें यूज करते हैं, हाउ एंड व्हाई। यानी ये चीज ऐसे है तो कैसे है, क्यों है, ये चीज ऐसे क्यों बनी। अगर आपके दिमाग में ये 2 चीजें चलनी स्टार्ट हो जाएगी तो आप किसी भी चीज को अच्छे से समझकर उसे लॉन्ग समय तक आप अपने दिमाग में बिठा सकेंगे और जब भी आप किसी भी एग्जाम में उससे क्वेश्चन बनेगा आप आराम से उसे कर लेंगे। तो देखिए, निहारिका के निर्माण की कुछ बातें लोगों ने बताई है। लोगों मतलब कौन से लोग? जो उस पर रिसर्च करते हैं, जो खगोल शास्त्री है, जो ज्योग्राफर है, उन्होंने बताया 3 कारण। पहला, किसका निर्माण कैसे हुआ होगा, तो बोलते हैं कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई थी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, उससे इसका निर्माण हुआ होगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इसको लेकर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसे बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। जो किसने दी थी? जो बेल्जियम का एक पादरी था, जॉर्ज एम लेमेंतिर। उसने एक्चुअली में बताया था कि ब्रह्मांड कैसे बना था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो प्लीज उस क्लास को देखिए, आपको इसके बारे में कंसेप्ट क्लियर होंगे और उसके बाद ये चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएगी। थोड़ा सा आपको मैं रिकैप करवाता हूं, बाकी आप डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में क्या बताया था? एक धारणा है कि एक वैज्ञानिक था जॉर्ज एम लेमेंतिर। कौन था? लेमेंतिर, जो बेल्जियम का रहने वाला था। उसने ये कहा था, जॉर्ज एम लेमेंतिर ने, कि स्टार्टिंग में आज के समय में जो ब्रह्मांड है ना, जो चीजें हमको नजर आती है वो एक छोटे से पॉइंट पर थी, एक छोटे से पॉइंट पर थी जिसे एकाकी परमाणु के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? एकाकी परमाणु के नाम से। तो आज से ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा होता है 13.7 और कुछ किताबों में लिखा होता है 15 अरब वर्ष पूर्व। 13.7 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और वैसे नॉर्मल बुक्स में 15 अरब साल पहले। उसमें एक विस्फोट हुआ इस पॉइंट के अंदर, जैसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं, और इसके अंदर जो सारी एनर्जी थी वो बाहर निकल गई। क्या हुआ? सारी की सारी एनर्जी बाहर निकल गई और उससे गैस भी निकली और धूल भी निकली। और गैस और धूल के बादल का मिक्सचर क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? निहारिका कहलाता है। यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के से भी निहारिका का निर्माण हो सकता है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या बोला कि कोई विस्फोटक तारा है, विस्फोटक तारा है, कोई विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से,
सुपरनोवा से। विस्फोटक नाम आपने सुना होगा, पर सुपरनोवा नाम भी आपने सुना होगा, लेकिन आपको नहीं पता कि सुपरनोवा क्या होता है। तो आपको मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर हमने बात की थी तारों की, कि तारों को लेकर मैं आपको डिटेल में क्लास दूंगा, उसमें हम तारों के बारे में सिर्फ बात करेंगे कि तारे एक्चुअल में क्या है, कैसे बनते हैं, उसके टाइप क्या है, वो ख़त्म कैसे होते हैं। तो वहाँ पर एक शब्द आएगा सुपरनोवा। थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि जो तारा होता है ना, वो बाद में जाकर एक रेड जाइंट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और रेड जाइंट के बाद में उसमें सुपरनोवा विस्फोट होता है, जिससे न्यूट्रॉन तारा वगैरह कुछ बनते हैं, वो हम डिटेल में समझेंगे। इसने क्या बोला कि कहीं पर कोई विस्फोट हुआ होगा और विस्फोटक तारे से कोई सुपरनोवा बना होगा, उस सुपरनोवा से भी निहारिका का निर्माण हो सकता है। तीसरा उसने क्या बोला कि जब ये सुपरनोवा बना तो सुपरनोवा से कुछ पदार्थ बाहर निकले, मतलब कि उत्सर्जित पदार्थ आप बोल सकते हो, उत्सर्जित पदार्थ, उससे भी निहारिका का जन्म हो सकता है, निर्माण हो सकता है। एग्जाम्पल है इसके वेल और कर्क। अब आप सोचेंगे वेल और कर्क क्या होता है, क्या हमें इसमें डिटेल में पढ़ना है? नहीं पढ़ना, पता होना चाहिए कि वेल और कर्क किसके टाइप है, तो निहारिका के टाइप है जो सुपरनोवा से बनते हैं। ओके, तो इन दो कारणों से भी निहारिका का जन्म हो सकता है। तीसरा उन्होंने बताया कि पॉइंट नंबर 1, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और प्लस में सुपरनोवा के मिश्रण से भी, सुपरनोवा के मिश्रण से भी निहारिका का जन्म हो सकता है। ये 3 बड़े बड़े कारण थे जिससे निहारिका का जन्म हो सकता है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको मैंने निहारिका के बारे में बताई है। थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूं कि निहारिका एक संस्कृत भाषा का शब्द है निहार, जिसका मतलब है कुहरा, उससे बना है निहारिका। इसको लैटिन भाषा में बोलते हैं नेबुला। ये एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहां पर नए तारों का जन्म होता है, और निहारिका धूल और गैस के बादल से बनी होती है। तीसरा, पहले लोग ये मानते थे कि निहारिका और आकाशगंगा एक है, पर आज के वर्तमान समय में इसके बारे में कंसेप्ट अलग है। वो ये बोलते हैं कि निहारिका आकाशगंगा की एक भ्रूण अवस्था है और आकाशगंगा निहारिका की विकसित अवस्था है। ये 2 कंसेप्ट आपको मैंने एग्जांपल दिए थे कि 140 ईस्वी में क्लॉडियस टोल्बी ने कहा था जियोसेंट्रिक कंसेप्ट, यानी हमारी पृथ्वी सेंटर में है और सूरज इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। 1543 में कोपरनिकस ने कहा हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट, यानी कि सूरज बिल्कुल मध्य में है और हमारी अर्थ इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। इसका निर्माण 3 तरीके से हो सकता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से, या उससे जो उत्सर्जित पदार्थ है, उससे जो पदार्थ निकले विस्फोट के बाद, उससे। एग्जाम्पल है वेल और कर्क। तीसरा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति प्लस सुपरनोवा के मिश्रण से। अब देखिए, यही जो नए तारे हैं, बहुत सारे तारे मिलकर के आकाशगंगा का निर्माण करेंगे। तो आगे हम जानेंगे कि आकाशगंगा क्या होती है। तो आई होप कि आपको ये क्लास बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी कंसेप्ट है, कुछ भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।